हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां पर मिलता है फ्रॉम क्लास 6 टू 12th की सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं हम होंगे कामयाब सीरीज, जहां पर हमारी टीम आपको करा रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को, और हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के बेस्ड सभी कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आपको है हम पर विश्वास और हमें है आप पर विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज के सेशन में है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ऊर्जा के स्रोत चैप्टर। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को हमने देखा है, इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया। तो जैसा कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण हमने किया था परंपरागत और गैर परंपरागत के लिए। मतलब कुछ ऐसे जो कन्वेंशनल चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे जो वैकल्पिक है, ऑप्शनल एनर्जी सोर्सेस है उनकी। फिर हमने कहा था कि इसमें कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेस हैं जो सतत रूप से बने हुए रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब वैसे जिनको कहेंगे हम नवीकरणीय, रिन्यूएबल टाइप, और कुछ थे अनवीकरणीय जिसको नॉन रिन्यूएबल टाइप कहते हैं, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बना नहीं सकते इतनी आसानी से। जैसे पेट्रोलियम्स की बात कर लें, वो हर बार नहीं बनाया जा सकता, एक बार जैसे जो इसको यूज कर लिया वो खत्म हो जाता है। तो हम इसके साथ ही देखे थे इन ईंधनों के लिए बेहतर ईंधन किसको कहेंगे, या फिर ये जो ईंधन है इनका पर्यावरण पे किस तरीके का प्रभाव होगा, क्या इनके दुष्प्रभाव होंगे, क्या इनके गुण होते हैं, कहां पर हमारी लाभकारी हैं, कौन सा सुरक्षित है, इन सभी के बारे में हम देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी मिलेंगे और दीर्घ उत्तरीय भी। मतलब ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप्स, सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां मिल जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी अपने सभी प्रारूपों में क्वेश्चंस पब्लिश करती है, जो कि आवश्यक होता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सभी एग्जाम्स के दृष्टि से। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, हमारा बोर्ड का एग्जाम, हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन, इन सभी के लिए। मतलब ये कि अगर हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लिया है तो हमें खुद को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को खत्म कर दें, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल गए और हमारी प्रैक्टिस भी हो गई, चेक भी हो गया कि हमें कितना बनता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला प्रारूप जो है हमारे पास, वह है बहुविकल्पीय का, ऑब्जेक्टिव टाइप का। मतलब यहां पे कई विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कौन है? अनवीकरणीय का मतलब क्या? जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता उसको अनवीकरणीय कहते हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल टाइप, जिसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कौन है भाई? क्या लकड़ी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको कर सकते हैं क्या? जो जीवाश्मी ईंधन है या पवन है, तो इसमें से जो है हमारे पास वो है हमारा जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन का मतलब क्या होता है भाई? तो जीवाश्मी ईंधन का मतलब है हमारा कोयला, हमारा पेट्रोलियम पदार्थ, हमारा पेट्रोलियम पदार्थ। अब आप कहेंगे पेट्रोलियम क्या होता है भाई, इससे क्या मिलता है? तो ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव है जो कि हम अर्थ सरफेस के अंदर से निकालते हैं, जो कि बना कैसे? तो जैव मास को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधे, लोग, ये वर्षों तक दबे रह गए हमारे भूपर्पटी के अंदर, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहां पे ऑक्सीजन कम रहा है ना, क्या हुआ? ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपघटित हुए। तो अपघटन के फलस्वरूप हजारों वर्षों के बाद हमें कोयला और पेट्रोलियम बनता हुआ मिलता है। अब पेट्रोलियम को हम कई तरीके से इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ को, जैसे हम कहते हैं केरोसिन। तो केरोसिन का कहां से केरोसिन मिलेगा भाई? तो केरोसिन मिलेगा मुझे पेट्रोलियम से। अगर हम कहते हैं डीजल, तो डीजल भी यहीं से मिलता है। अगर हम बात कर ले पेट्रोल, तो पेट्रोल भी यहीं से मिलता है। मतलब पेट्रोलियम इन सभी का जनरेशन है। ये एक काला चिपचिपा द्रव है, बहुत ही गाढ़ा द्रव होता है। इससे अलग अलग प्रोसेस करके केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा,
तो इनके फॉर्मेशन में ये अनवीकरणीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और एक बार अगर पेट्रोल यूज कर लिए तो दोबारा यूज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब अपन जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पवन। पवन को मतलब हवा, ऐसा है क्या कभी खत्म हो जाएगी क्या? तो कहेंगे नहीं भाई, हवा खत्म नहीं हो रही, ये लगातार सतत रूप से बनी हुई है। सूर्य की बात कर ले, सूर्य खत्म हो जाएगा क्या भाई? इससे मिलने वाली ऊर्जा खत्म हो जाएगी क्या? तो नहीं, ये भी हमारा खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो गया हमारा जीवाश्मी ईंधन, क्योंकि ये नवीकरणीय टाइप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है? अच्छा, अम्लीय वर्षा आपको बता चुका हूं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब कभी भी हमारे पृथ्वी पर ये जितने भी इंडस्ट्रीज बने हैं या फिर जीवाश्मी ईंधनों को अगर हम जलाते हैं, तो वो ईंधन जलने के बाद छोड़ती है क्या? धुआं, है ना, जिसमें क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ये सभी जाकर के हमारे वायुमंडल में, या हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा वायुमंडल है, तो यहां पर जाकर के एकत्रित हो जाती है गैसेस। अब बारिश का समय आएगा, यहां पे बनेंगे क्या? क्लाउड्स, और ये क्लाउड से होने लगेगी वर्षा। जब ये वर्षा होगी तो ये जो ड्रॉप्स होते हैं वो इन गैसों से क्या कर जाएंगे? रिएक्ट। अब अभिक्रिया करने के बाद ये गैसें इस द्रव के साथ में बना लेती है क्या? अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। इसको और हम क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं एसिड रेन, है ना। तो क्या होता है भाई, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। उससे नुकसान क्या होता है? तो इसके नुकसान जरा सुन लेते हैं यहीं के ही, क्योंकि हम आंसर मार्क कर लेंगे, लेकिन हम जरा सुन लेते हैं होता क्या उससे। उससे होगा कि जो भी हमारी मृदा है, जो हमारी भूमि है जिस पे हम अनाज उपजाते हैं, उसका क्षरण होने लगता है। मतलब उसकी जो उर्वरक शक्ति है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, खराब होने लगता है। भाई एसिड डालेंगे तो खराब ही होगा ना। अपन ने जनरली देखा है जो एसिड होता है वो कितना ज्यादा डेंजरस है ना, स्किन तक को बर्न कर देता है। तो भाई हमें ये बारिश का पानी अगर हाथों पे पड़ जाए या फिर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो क्या होगा? बर्न आउट ही होंगे, बर्न जलेंगे। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर बी, जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर ऑक्साइड मुक्त होते हैं, और यही कॉज करते हैं किसको? अम्लीय वर्षा को। ठीक है, बढ़ते अपने आगे। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र का भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है भाई? तो हम क्या करते हैं, हम तापमान देते हैं, मतलब ताप देते हैं, यानी हम क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। और ये हीट जनरेट करके हम दे देते किसको? बॉयलर्स को, है ना। जहां पर क्या होगा भाई? पानी गर्म होगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहां पे एक टैंक है, इसमें से पानी ले आते हैं, और कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हमने बना ली, ऐसे पाइप्स हमने ऐसे ऐसे बना लिए। ये पाइप्स के जरिए क्या करते हैं भाई? पानी को हम ऐसा पास कर रहे हैं। आगे चल के एक नोजल में कन्वर्ट कर दें अगर, तो क्या होगा? हमें यहां देनी होगी कुछ, जला देते हैं। यहां से क्या दे दूं मैं? हीट। ये जला रहा हूं मैं यहां से। यहां पे क्या रखा है भाई? यहां पे रखा है पानी, ठंडा पानी है मान लीजिए। अब ये क्या हुआ? ये इसके जरिए क्या होगा? ट्रैवल होकर के इन पाइप्स में आएगा, और ये जो पाइप है, ये पाइप हो गई है गर्म। पाइप गर्म होगी तो क्या करेगी? ये लिक्विड को या फिर अपन कह ले वाटर को कन्वर्ट कर देगी किसमें? स्टीम में। यहां से क्या निकलने लगा? स्टीम। अब यहां से जो स्टीम निकलेगा, ये स्टीम दे दी जाएगी किसको? एक ऐसी बिल्कुल पैक ही रहेगी पूरी। ये एक ऐसा बना लेंगे हम क्या? टरबाइन। टरबाइन मतलब क्या होता है भाई? ऐसी ब्लेड्स लगी हुई है इसके ऊपर। अब इसको यहां पे इंजेक्ट कराया तो ये क्या करेगा? इस टरबाइन को घुमाना शुरू कर देगा। अगर ये घुमाएगा तो इसके पीछे हम इससे जोड़ देंगे क्या? एक जनरेटर। और ये जनरेटर क्या करने लगता है? यहां से हमको देने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। यहां से क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो भाप बच गया, इसको फिर से उठा करके ले आते हैं और यही पानी में दोबारा से दे देते हैं। अब तो ऐसा समझ लीजिए, इसके पानी को ऐसा उठा करके ले आए और वापस से ये ठंडे पानी में ले आकर के ये भाप को दे दिया। इससे क्या फायदा होगा कि ठीक है, ये हमारा पानी वेस्ट भी नहीं हुआ, ये वापस से आ गया इसमें, फिर से वापस ये चला जाएगा बॉयलर्स में, यहाँ पे गर्म होगा, स्टीम बनेगी और ये चलता रहेगा। तो यहां पे जो हीट के लिए जनरेट के लिए यूज करते हैं, वो किसको यूज करेंगे भाई? तो यहां पर जो यूज होता है वो होता है हमारा जीवाश्मी ईंधन। जनरली हम यहां पे कोयला इस्तेमाल में लाते हैं। क्या ले आते हैं इस्तेमाल में? कोयले को। और कोयला क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है जल विद्युत संयंत्र में। जल विद्युत संयंत्र का मतलब क्या होता है भाई? तो जो डैम पे बांध बनाते हैं, बांध बना करके उसके पानी को
रोक लेते हैं। मतलब क्या किया हमने, ये नदी बह रही थी, ये बहती हुई नदी के ऊपर क्या बना दिया, डैम, भाई बांध बना दिया, पानी रुक गई। पानी रुकेगी तो पानी का स्तर जो है क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। भाई कहीं पे बहता हुआ पानी रोक दिया तो स्तर क्या होगा, इसका ऊपर उठेगा। स्तर ऊपर उठने का मतलब यहां तक पहले h हाइट था, अब ये मान लेता हूं मैं कैपिटल H हाइट हो गया, तो इसके पास कौन सी एनर्जी बढ़ रही है। तो चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर अपन बात करते हैं। संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो भाई सिंपल है ना, पहला ही ऑप्शन मिल गया। हाइट किस में बढ़ता है, तो हाइट इसमें बढ़ता है भाई, ये mgh। हाइट बढ़ने का मतलब क्या, mgh। तो भाई यहां पे स्थितिज ऊर्जा जब यहां पे एक होल बना दे तो यहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। और यही गतिज ऊर्जा के बीच में लगा देते हैं हम वापस से भाई टरबाइन, यहां से लगा दिया मोटर, तो ये गिरता हुआ पानी उस टरबाइन को घुमाएगा और हमारा मोटर, जो हमारा जनरेटर है वो चल जाएगा। और जो जनरेटर चलेगा तो जनरेटर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। क्या होती है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। अच्छा, इससे मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा जो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा हमारे यहां, ये कौन है इन ऑप्शंस में से। क्या वो जल है, सूर्य है, यूरेनियम है, जीवाश्म ईंधन। तो भाई जीवाश्म ईंधन तो बहुत ही कम बचा है। जिस रेट से हम जीवाश्म ईंधन को प्रयोग में ला रहे हैं, करीब करीब 250 साल चलेगा। जैसे कोयले की बात करें, 250 साल चलेगा कोयला, 250 साल बाद कोयला खत्म हो जाएगा हमारे पास से। यूरेनियम भाई अंतरिम उपाय नहीं है, जल भी नहीं, तो क्या बचता है भाई, सूर्य। सूर्य जो है ये आखिरी तक बना रहेगा हमारे पृथ्वी के साथ में, तो इसलिए हम कहते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूर्य। अगला, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। साज सज्जा का मतलब आप ऐसा डेकोरेशन से ना समझे, इसका मतलब सिंपली ये है कि किसको लगाने में, किसको इंस्टॉल करने में, उसके रख रखाव में कम खर्च हो, कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। कम प्रदूषण किसमें होगा, तो भाई अपन नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो इसका तो सबसे बड़ा कारण ही था ना कि इसका निपटारा कहां करें। नाभिकीय ऊर्जा हमको मिल तो जाएगी, विद्युत ऊर्जा उसे मिल तो जाएगी, लेकिन जो ऊर्जा मुझे मिलेगी और जिन यूरेनियम्स को मैंने यूज कर लिया उसको मैं कहां खत्म करूंगा, कहां उसका निष्पादन होगा, आखिरी में जो बचा हुआ ऐश है वो कहां फेंकूंगा, क्योंकि उसमें से विकिरण निकलती। तो ये तो बात ही खत्म होगी। तापीय ऊर्जा में क्या होगा भाई, तो तापीय ऊर्जा में आपको पता है हीट देनी पड़ेगी। जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये सब भाई दिक्कत है इसमें भी, है ना। फिर अपन बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। भाई भूतापीय में भी हमको ड्रिल करनी पड़ती है, खोद करके नीचे से हीट निकालना होता है, और ये हर जगह संभव भी नहीं है और बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर, मतलब खतरनाक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बचता क्या है इसमें, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्लेट्स आपने देखी, एक बार आपने सिंपली इंस्टॉल किया साफ सुथरा और बेहतर तरीके से, और इंस्टॉलेशन में जो कॉस्ट आई वही आती है। इसके बाद उसमें कुछ करने की जरूरत है, मतलब बहुत हाई मेंटेनेंस टाइप की वो चीज नहीं है। उससे विद्युत धारा आपको जब जब प्रकाश पड़ता रहेगा सूर्य का वहां पे मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। भाई तापमान में डिफरेंस महासागर में क्यों आता है, क्योंकि जो महासागर है उसका मतलब क्या है, उसकी जो डेप्थ है, जो जल के लेयर्स हैं, उसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है मतलब क्या, जो ऊपरी तल होगा, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऊपरी तल गर्म होगा, और जो नीचे का तल होगा, जो नीचे होगा पानी, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मतलब तापमान का डिफरेंस जो हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। इसका मतलब क्या भाई, कि महासागर के विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होना है इसका कारण। ठीक है, तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा से नहीं होता, ये दाब से भी नहीं होगा, और ज्वार भाटा जो आती है उससे भी नहीं। भाई ताप की बात कर रहा है तो ताप से ताप को याद रखेंगे कि भाई तापीय ऊर्जा कारण, तो ताप में अंतर, मतलब अलग अलग लेयर का टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यह है बी आंसर इसका। और बढ़ते हैं अगला, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपके डिस्कस किया कि भाई विखंडित कैसे करें इसकी दिक्कत नहीं है मुझे, सतत कैसे बनाए रखें इसकी भी दिक्कत नहीं, ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं ना। ये आसान तो नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है हमारे पास और हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा, मैंने भी बोला था, इसे जो बच जाएगा, जो यूरेनियम विखंडित होने के बाद में बचेगा, वो कहां फेंकें, क्योंकि उसमें से हमेशा ही
विकिरण निकलती है। विकिरण समझते हैं, मतलब उसमें से रेडिएशन होता रहता है। वो रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें यही है कि भाई ये सी ऑप्शन, उपयोग के पश्चात इनका सुरक्षित निपटारा करेंगे कैसे। अच्छा, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी? अच्छा, ये पौधघर प्रभाव क्या होता है भाई? तो पौधघर प्रभाव से बेहतर है, इसका जो इंग्लिश नाम है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या करेंगे इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में थोड़ा सा कठिन सा नाम है ये, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? कांच के घर बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? कांच के घर बनाए जाते हैं उन जगहों पे जहां पे हमेशा ही ठंड पड़ती है ना। हमेशा ही ठंड पड़ती है, मतलब पौधों को ग्रो करना बड़ा मुश्किल का काम है। हमेशा ही ठंड पड़ रही है भाई, सब्जी भाजी ये सब कहां से उगेंगे वहां पे? तो उन पौधों को ग्रो करने के लिए क्या कर देते हैं? कांच के ऐसे बड़े बड़े घर बना दिए, है ना। हम भी चलिए बना लेते हैं। ये भाई हो गया एक कांच का ये बड़ा सा घर, बहुत बड़े बड़े है ना, एक्वेरियम जैसा नहीं कि छोटा सा बना लिया। ये बहुत ही बड़े बड़े से ऐसे घर बन गए। अब इसमें क्या करेंगे? सब कांच का बना हुआ है, तो यहां से सूर्य का प्रकाश क्या होगा? जैसे दिन के समय में सूर्य का प्रकाश एंटर हो गया। अब एंटर हो गया और यहां पे हमें क्या करना है? पौधों को ग्रो। तो भैया यहां पे लगा दिए अपन ने कुछ पौधे, ठीक है। हमारे थोड़े से अच्छे अच्छे पौधे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल वाले। ये हो गए हमारे पौधे। और कुछ बना लेते हैं, और भी कुछ कुछ पौधे आ गए, ठीक है। ये सभी पौधे यहां पे लगे हुए हैं। अब क्या होगा? सनलाइट आएगी। सनलाइट आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी? हीट। और ये कांच के घरों में उस हीट को क्या कर लिया जाता है? ट्रैप। हीट को क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। अब हीट जब ट्रैप हो जाएगा, हीट को जब रोक लिया जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मददगार होता है वो होता है CO2। ये हीट को ट्रैप करने में बहुत ही मददगार होता है ना। तो इसको ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जानते हैं। ये इसके अंदर भरी होती है। अब क्या होता है भाई? इसकी वजह से इसने क्या किया? पूरा हीट को ट्रैप कर लिया। अब रात हो गई, ये लाइट आना बंद हो गई, फिर भी इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो बाहर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा रहेगा। बाहर तो बर्फ गिर रही है, लेकिन अंदर के रूम में टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा। तो भाई इसी तरीके से ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। अब इसमें पूछा सौर कुकर में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला इस प्रोसेस को करने के लिए कौन उत्तरदायी है? उसमें जो है काली परत, दर्पण, कांच की सीट या बाहरी आवरण। तो भैया इसके अंदर जो है वो जो कांच की जो शीट लगी थी, जो कांच की सीट लगी थी, वही ये काम करती है कि जो हीट आता है उसको ट्रैप कर लिया, अब उसमें से बाहर नहीं जाने देगी, है ना। कांच की सीट का काम होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो काली परत होती है ये भी इसको लगाना जरूरी होता है। खैर उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन काली परत करती क्या है? मैक्सिमम ऊर्जा को अपने अंदर ही अवशोषित कर लेती है। मैक्सिमम ऊर्जा को क्या करती है? काली परत अवशोषित कर लेती है। काला जो रंग दिखता है उसका मतलब ये होता है कि श्वेत प्रकाश उसके ऊपर पड़ा और कुछ भी परावर्तित नहीं हुआ। परावर्तित नहीं हुआ मतलब उसके साथ जो ऊर्जा आई वो पूरी की पूरी ऊर्जा अवशोषित हो गई, इसीलिए काला दिखता है। काला दिखने का मतलब होता है वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कोई रिफ्लेक्शन नहीं मतलब काला। तो मतलब क्या हो गया भाई? इसका आंसर कांच की जो शीट है वो उत्तरदायी है। अच्छा, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मैंने आपको सिखाया है कि बायोगैस जैसे ही दिखे कौन? मिथेन। मिथेन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि कैलोरीफिक मान वाला होता है। इसकी कैलोरीफिक मान बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा कैलोरीफिक मान होने का मतलब क्या है भाई? कि ये जो है ज्यादा देर तक बर्न आउट होगा, मतलब ज्यादा देर तक ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब होता क्या है? CH4 होता है मिथेन। अब क्या होता है भाई? ये 4 हाइड्रोजन है ना। तो ये क्या करेंगे? जब कार्बन डाइऑक्साइड बनानी ही है, मतलब ऑक्सीजन से इसको क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ में आपको रिएक्ट कराना ही कहलाता है क्या? किसी भी ईंधन का जलना। मतलब ईंधन जलाएंगे तभी तो उसमें से ऊष्मा लेंगे, तो उसका जलने का कारण ये होता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है हमको क्या? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने की। तो इसीलिए जो बायोगैस का मुख्य अवयव है, जो मेन अवयव है, वो क्या है भाई हमारा? वो है हमारा मिथेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं। अगला है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। ये तो आसान है ना। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा वर्षा ऋतु में अधिक होती है क्योंकि नम वायु होने के कारण पंखुड़ियों से वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता है। ये द्रव्यमान का कोई ऐसा लेना देना नहीं था पंखुड़ियों पे। अच्छा, मीनार मतलब जिस टावर पर उसको लगाएंगे उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, पवन के वेग पर निर्भर करती है, मीनार के निकट
ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है? भाई ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जो इसमें सबसे बेहतर समझ में आ रहा वो ये है कि जो पवन का जो वेग होगा उस पर निर्भर करेगी। मान लीजिए जो मीनार की हाइट है वो बहुत ऊपर ही रखी है और हवा धीरे धीरे चल रही है, तो क्या कर लेंगे उससे? कोई मतलब नहीं आएगा, है ना। तो भाई पवन चक्की में जो पवन का वेग होगा उसी पर निर्भरता होगी, ठीक है। पवन का जो वेग होगा, भाई वेग तेज होना चाहिए, हवा का जो प्रवाह है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो पवन चक्की घूम पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य को इसमें से सही चुनना है कौन सा है? सूर्य को ऊर्जा के अक्षय, अक्षय मतलब असीम, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, स्रोत के रूप में भी लिया जा सकता है। पृथ्वी के भीतर जीवाश्मी ईंधन के अनंत भंडार है, असीमित भंडार है। भैया पहली फुर्सत में काट दो जैसे ऐसी कोई बात आ जाए, अनंत। भाई जीवाश्मी ईंधन बिल्कुल लिमिटेड है, अगर नहीं होती तो इतनी महंगी नहीं होती, और इतना नहीं कहा जाता कि भाई जो हम यूज कर रहे हैं जीवाश्मी ईंधन उसका प्रयोग कम से कम करें, ऊर्जा का दोहन कम करें, ऊर्जा का नुकसान कम करें, क्योंकि भाई ये अनंत नहीं है, खत्म हो जाएगी। जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है। अच्छा, जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, रखते हैं इसको भी। अच्छा, नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अपशिष्ट का निपटारा आसानी से। भाई ये एसी का तो दिक्कत है, नहीं तो सबसे बढ़िया था मेरे को इससे हीट प्रोड्यूस करना, बहुत ज्यादा हीट होती है इसके पास, और मुझे जीवाश्म ईंधन भी यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन दिक्कत एक, बाद में निपटारा, मतलब अब दो चीजें बची। ऊर्जा को अक्षय स्रोत के रूप में लिया जा सकता है, और जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है। मतलब क्या है भाई, एक तो पहला तो सही है, पहले में कोई दिक्कत नहीं, पहला जो है ये सही है हमारा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न किया जा सकता है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि भाई जल विद्युत शक्ति संयंत्र में यही तो हो रहा था कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, ये जो जल है ये जितना ऊपर जाता जाएगा, जितना ऊपर उतनी हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने का मतलब होता है क्या? mgh। यही इसी पे तो बेस्ड था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो इसी पे तो बेस्ड है। क्या कि इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है ना, उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। भाई अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है ना। अच्छा, जल को ऊपर होने से उसके विद्युत से क्या लेना देना? जल में थोड़ी विद्युत है, अणु आयन। अच्छा, अणु और आयन वायन का भी कुछ नहीं भाई, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा, बांध में रख रहे हैं तो उसके आयन्स टूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है भाई? ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? ये स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य की चयन कीजिए। अच्छा, पवन शक्ति के लिए क्या सही नहीं है ना? असत्य है। खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत है, ठीक है। पवन चक्की के पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है, इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित्र से के टरबाइन को घुमाना है। अच्छा, तो भाई ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति पवन शक्ति का स्रोत होती है। खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। तो ये भाई इसमें तो गड़बड़ यही है, बी, अधिक ऊंचाई वाले में, ठीक है। अधिक ऊंचाई पे बढ़ा दिया तो पवन की स्थिति ऊर्जा थोड़ी बढ़ रही है, वो कोई लिक्विड थोड़ी ना है। हमें तो पवन के प्रवाह से मतलब है, पवन के गतिज ऊर्जा से मतलब है, पवन के स्थितिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। गतिज ऊर्जा जितना ज्यादा होगी उतनी तेजी से हमारे जो पंखुड़ियां होंगी पवन चक्की की उसको घुमाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए जो गलत है। हमें वृक्ष अधिक लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। ठीक है ना। ये तो जब फसलों वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस बनता है। बिल्कुल, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचती है। अच्छा, जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भाई जैव मात्रा जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन ये जो यहां पर है ये एथेन अवयव नहीं है। यहां पर कौन था? मिथेन था। इसका जो अवयव था ये मिथेन था, है ना। तो इसलिए ये गलत है भाई,
इसका अवयव जो है वो मीथेन है, एथेन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब थोड़े से आंसर्स, मतलब कुछ सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप का ये मतलब होता है कि मतलब छोटे में लिखना है, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब ये समझ सकते हैं कि इस पे सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। और लॉन्ग आंसर टाइप में खूब बड़ा आंसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई उसी को खींच के बड़ा कर दिया, है ना। बोलते हैं ना कि हम मन से लिख देंगे बड़ा सा, भाई ये ऐसा नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है वो थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे होते हैं, मतलब 2 या 3 कॉन्सेप्ट पे होते हैं। तो ऑब्वियस बात है 3 कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो छोटे छोटे से 3 कॉन्सेप्ट मिला के एक बड़ा सा आंसर बनेगा। जबकि शॉर्ट आंसर में क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं कवर होते। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास, हमें ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की आवश्यकता क्यों है। 2 प्रमुख कारण लिखिए, है ना। मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की आवश्यकता क्यों है। 2 पर गैर परंपरागत का मतलब क्या था भाई, इसका मतलब था ऑप्शनल। इसका क्या मतलब था, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब कौन सा था, तो ऑप्शनल था हमारा जैसे सौर ऊर्जा। हमारा सौर ऊर्जा कैसा था भाई, ऑप्शनल था। हमारा जो नाभिकीय विखंडन करा रहे थे, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो कैसा था भाई, वो ऑप्शनल था मेरा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दोहन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया एक नाभिकीय संयंत्र, एक और लिख देता हूं मैं, नाभिकीय संयंत्र। इनकी आवश्यकता क्यों है, ये है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दिन प्रतिदिन ऊर्जा की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या है, ऊर्जा की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मतलब इसका कारण क्या है भाई, दोहन की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है ना। मतलब आवश्यकता पूर्ति के लिए, किसके लिए भाई, आवश्यकता पूर्ति के लिए। क्यों आवश्यकता पूर्ति हो रही, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, नए नए फैक्ट्रीज बन रहे हैं, शहर का रोज विकास हो रहा है, रोज बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसके लिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके कारण भी हमें नए नए एनर्जी सोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो 2 प्रमुख कारण हो गए, एक आवश्यकता पूर्ति के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा हमारा क्या कारण है भाई, जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो आई होप कि यहां तक आपको यह समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला क्या है भाई, महासागरों से ऊर्जा प्राप्त करने की 2 विधियां लिखिए। मतलब महासागर से, है ना, 2 विधि चाहिए जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते। तो महासागर से 2 तरीके क्या थे, तो एक तो था वो जो ज्वार भाटा उठ रहा था उससे, है ना, एक ज्वार भाटा से, मतलब क्या लिख सकता हूं, एक तो हो गया मेरा क्या, ज्वारीय, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो भाई जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस था, है ना, तापमान, उससे। अच्छा, और एक था, 3 तो थे ही, तीसरा कौन सा था भाई, तीसरा तरंगीय। तो 2 याद रख लीजिए, एक हो गया ये आपका तरंगीय और एक हो गया आपका ज्वारीय। एक तरंगीय और एक ज्वारीय, ये 2 विधि है जिससे, मतलब 2 तरीके हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ज्वार में क्या कहते हैं भाई, जो बहुत ऊंची लहरें उठती हैं तो एक संकीर्ण जगह से उसको पास कर देते हैं। क्या करते हैं, एक संकीर्ण जगह से पास कर देते हैं, जैसे बांध जैसा, उससे टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि समुद्र का है ना, नदियों में तो हम डैम बना सकते हैं, लेकिन ये समुद्र है, समुद्र में क्या होगा भाई, तो समुद्र में संकीर्ण जगह ढूंढना पड़ेगा, वो प्रकृति से खुद से ही आएगा, हम नहीं बना सकते, है ना। और तरंगीय में क्या होता है भाई कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लहरें उठ रही है ना, जो लहरें ऐसी बह रही है उसके ऊपर टरबाइन कस देते हैं, तो बहती हुई लहरें उसको घुमाती हुई चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रबल लहर होना चाहिए। जो लहर जो चल रही है, जो बह रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट स्टिल जब हमारे सवाल में आया तो हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 विधि है, ज्वारीय और तरंगीय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्नतम करने के 2 उपाय सुझाइए। अच्छा, 2 उपाय बताने किसके, जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर, है ना, पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्नतम करने के। जीवाश्मी ईंधन को जलाने का मतलब क्या हो गया भाई, तो जीवाश्मी ईंधन को जलाने का मतलब हो गया मेरा क्या, कोयला। दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा मेरा जैसे पेट्रोल।
तो भाई ये कैसे हम इससे जो प्रदूषण है उसको कैसे कम करें? तो प्रदूषण को कम करने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि दक्षता बढ़ा दी जाए, दक्षता उच्च कर दे। क्या होनी चाहिए? दक्षता उच्च होनी चाहिए। अब उच्च दक्षता का मतलब क्या? तो मैं ऐसी मशीनरी या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करूं जो उच्च दक्षता की हो, मतलब ये क्या करे? पूर्ण दहन करा सके। क्या कर सके? दक्षता उच्च, और दूसरा क्या हो जाए इसमें? पूर्ण दहन। एक क्या हो जाए भाई? पूर्ण दहन। पूर्ण दहन मतलब क्या? कंप्लीटली जला दिया उसको तो उसमें से राख कम बचेगा, धुआं नहीं निकलेगा। तो ये पूर्ण दहन और दक्षता उच्च का मतलब हो गया कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करिए जो कि क्या करे? वो दक्ष हो, मतलब उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो भाई दो तरीके ये हो गए हमारे जिससे कि हम कम कर सकते। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी टेक्नोलॉजीज का उसमें इस्तेमाल करें जिससे कि जो धुआं निकल रहा है उसको फिल्टर कर सके या उसको कन्वर्ट कर सके, उसमें जो रासायनिक तत्व हैं जो हानिकारक हैं उनको हम कम कर सके। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेता हूं मैं। सौर कुकर में समतल दर्पण तथा कांच की सीट का क्या कार्य? तो सौर कुकर में क्या था भाई? तो सौर कुकर ऐसा था, एक अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक कांच की सीट हो गई, ये एक पूरा बॉक्स हो गया, है ना, ये पूरा एक बॉक्स हो गया, और ये बॉक्स के ढक्कन पे यहां पे लगी होती थी कांच। ये क्या लगी है? कांच लगी है। ठीक है, मतलब ये दर्पण लगा हुआ है, ऐसा समझ। ये हो गया दर्पण। यहां से क्या होगी भाई? तो यहां से सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, रिफ्लेक्ट होकर के इस पे आएगा। तो ये जो एक शीट है यहां पे, ये लेंस जैसा बिहेव करती है, और यहां से आने वाले सभी विकिरणों को एकत्रित करके इस पॉट में जो रखा होता है वो ऐसे बॉक्सेस रखे हैं जिनमें क्या रखा है भाई? भोजन रखा हुआ है पकने के लिए। तो ये क्या होता है? यहां से जो लाइट आएगी वो अंदर देगा, और ये पूरी तरीके से पैक है, मतलब इसके अंदर जो हीट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। करीब करीब 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है 2 से 3 घंटे में। 2 से 3 घंटे में कहां पहुंच जाती है? 100 से 140 डिग्री तक। तो यहां पे क्या काम है? तो दर्पण का काम है, यहां पे जो दर्पण है इसका क्या काम है? प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन, ये क्या कराता है भाई? प्रकाश का परावर्तन। और कांच क्या करता है भाई? तो कांच जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने के लिए होता है। कांच जो है ये किसके लिए है? ये जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है। इसके कारण ये हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता। प्रकाश को तो जाने देता है लेकिन हीट को वापस नहीं जाने देता। तो ये हो गई इनकी भूमिका। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आपको पैराग्राफ में लिखना होगा आंसर्स में, है ना। जो इसका क्लू पॉइंट है, जो क्रक्स पॉइंट है, जो मेन फंक्शनैलिटीज है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के करनी होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव्स तभी बनेंगे जब हमारे पास प्रैक्टिस हो लिखने की। तो ये तो हो गए क्रक्स, इनको करना है आपको सेंटेंस और पैराग्राफ में फ्रेम। चलिए, सौर सेल के 3 लाभ लिखिए। बहुत आसान है भाई। सौर सेल क्या होता है? तो सौर सेल ये होता है, सूरज से जो रोशनी मिलती है उसको विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। सूरज से जो रोशनी मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो इसके 3 लाभ, तो 3 लाभ क्या हो जाएंगे भाई? एक तो ये है कि ये जो सौर सेल है, ये मतलब बार बार इसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है ना, मतलब लो मेंटेनेंस है, मतलब रख रखाव, इसका जो रख रखाव है यह कैसा है भाई? यह आसान है, रख रखाव इसका आसान है। अच्छा, दूसरा इसका लाभ क्या है भाई? कि ये जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाता, प्रदूषण नहीं फैलाता है। दूसरा ये हो गया कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। अच्छा, तीसरा इससे लाभ क्या है? कि भाई इसमें कोई घर्षण, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो चलती हो, है ना, जो इसको चलना हो तो वो घिसेगा नहीं, मतलब पार्ट्स जल्दी इसमें खराब नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद और भी अपन कह सकते हैं ऐसा कि जो सेल होता है ना, इसका लाभ क्या है भाई? कि ये जो सेल है ये विद्युत में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो विद्युत में कन्वर्ट करने से हमें क्या लाभ हो रहा है? तो हमारे पास मैक्सिमम जो अप्लायंसेस हैं या मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट करने के जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं घर में, वो विद्युत चलित है ना। तो क्या करता है भाई? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये बेनिफिट कैसे हुआ? बेनिफिट ऐसे कि हमारे घर में जितने अप्लायंसेस हैं, मैक्सिमम अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो ये हो गया भैया इसके 3 लाभ। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न कहता है जैव मात्रा क्या है? जैव मात्रा से जैव गैस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैव मात्रा क्या है भाई? जैव मात्रा का मतलब, जैव मतलब इसको अपन ऐसा कहते हैं, ये वाला नाम थोड़ा सा आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा मुझे, बायोमास। बायो मतलब क्या भाई? बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित है ना, जो जीवित है उनको बायो। और मास का मतलब क्या? उनके द्रव्यमान से लेना देना। मतलब क्या? जो जीवित है, जीवित का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, जैसे कह सकते कृषि अपशिष्ट हो गया, या फिर कह लें अपन जो जानवरों से जो अपशिष्ट निकलता है ना, जानवरों से अपशिष्ट, जैसे गोबर की बात कर लेते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं भाई? जैवमास कहलाते हैं। ठीक है, इससे जैव गैस कैसे बनाए? तो जैव गैस बनाने के लिए क्या करना होता है भाई? तो जैव गैस बनाने के लिए जैसे हम एक सिंपली बनाते हैं, हम बना लेते हैं क्या, इससे गोबर गैस संयंत्र। इससे क्या बना सकते हैं भाई? गोबर गैस संयंत्र। इससे क्या बनाएंगे? गोबर गैस संयंत्र। अब गोबर गैस संयंत्र क्या होता है भाई? तो गोबर गैस संयंत्र एक ऐसा है, एक यहां पे टैंक बनाया, ठीक है, और इस टैंक से ऐसा ये हमने जाने दिया बिल्कुल नीचे जमीन के, और यहां पर जाकर के हमने इसको फ्री कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? तो यहां पे हम बनाते हैं एक ऐसा गुंबद, डोम जैसा। ठीक है, और ये पूरी बेस ऐसी ऐसी कैसी बनी होती, यहां से फिर से वापस ये बन जाएगा हमारा, यहां पे फिर से एक टैंक बन जाएगा, और ये इस तरीके में। अब जरा देखिए, इसको पैक कर देता हूं, इसको भी यहां से पैक कर देता हूं। अब क्या कर रहे हैं भाई? तो यहां पे जो कर रहे हैं, यहां पे गोबर को पानी के साथ मिलाकर के स्लरी बना ली जाती है। गोबर और पानी का ये स्लरी बन गया। ये स्लरी यहां से होता हुआ नीचे आ गया, ये नीचे आकर के यहां पे भर गया, ये पूरा भर गया भाई। यहां तक पूरे चैम्बर में क्या भरा है? गोबर और पानी का मिक्सचर। अब आपको पता है गोबर सड़ेगा ना, गोबर क्या होगा? सड़ेगा। सड़ेगा मतलब क्या? उसमें से स्मेल आएगी। स्मेल वो किस चीज की होती है? तो मिथेन की। तो यहां से गैस क्या होने लगेगा? इस चैम्बर के अंदर गैस जो है एकत्रित होने लगे। इसको डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब क्या होगा? ये डाइजेस्ट कर जाता है सबको, जितना दोगे सब पचा जाएगा। अब यहां से जो गैस एकत्रित हुआ, इस गैस को ले आते हैं और हम यहाँ पे एक नोजल बना लेते हैं, और यहाँ पे चाहे तो जो घरों में जो गैस चूल्हा बर्नर जो होता है उसको हमने दे दिया। अब इससे क्या होगा? यहां से हम इससे जो जैव गैस है वो निकाल लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये क्यों बनाया था भाई? तो यहां से जो अपशिष्ट बच गया, उन अपशिष्टों को क्या किया जाएगा? यहां से खोद करके बाहर कर लेते हैं, यहां से निर्गत हो जाती है, यहां से बाहर चली जाएगी, यहां से डाला जाएगा और वहां से बाहर चली जाएगी। मतलब क्या? गोबर पानी के साथ मिला करके इसके अंदर डाल दिया, बोल दिया भैया सड़ने दो, सड़ा, उससे गैस मिला, गैस मिला, उससे हमने क्या किया? गोबर गैस संयंत्र से हमने क्या किया? गैसों को इस्तेमाल कर लिया, और इसमें जो बचा रह गया उसको वापस से उठा करके खेतों में डालने या फिर कहीं पर भी इसको फीड करने के लिए बाहर कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा जैव मात्रा और इससे बनने वाले जैव गैस की विधि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या सीमाएं हैं। पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की सीमा पूछ रहा है, तरीका नहीं। सीमा मतलब तो सबसे पहली चीज तो पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की सीमा यह है कि जो पवन चक्कियां लगती हैं वो हायर कॉस्ट पे लगती है, मतलब उनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। शुरुआती में मीनार खड़ी करना और उस पर जो ब्लेड्स खड़ी करते हैं ये बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट है। दूसरा इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो दूसरा ये है कि जो पवन की वेग होगी, है ना, पवन वेग, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पवन वेग जो है ये होनी चाहिए आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। क्या है? देखिए, इनिशियल कॉस्ट की बात करें, उसकी मेंटेनेंस की बात करें, ये सब हम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते भाई? तो हम नहीं कर सकते हैं तो ये हम थोड़ी हवा बहा पाएंगे, है ना। हमारे हाथ में थोड़ी है कि भैया हमने क्या किया, पंखे चालू कर दिए और ये हवा बहने लग गया, है ना, या पेड़ पकड़ के ऐसा पकड़ के हिलाया जा रहा है, बोले आज तो भैया आंधी ला के रहेंगे। ऐसा संभव है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि भैया पवन मतलब हवा हम बहा दें।
इसके लिए जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पवन, अच्छा हवा बहती क्यों है भाई? हवा बहती टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। जहां पे गर्म होगी हवा और जिधर में ठंडी होगी हवा, वहां हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ बहेगी। क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा है मतलब गर्म गैसें फैलती हैं, फैली हुई गैस क्या होगी? ठंडा होने के लिए जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वो रिलीज करेगी अपना, तो इसलिए हवा बहती है। इसलिए तो गर्मी के दिन में लू चलता, ठंड के दिन में क्यों नहीं चलता भाई? ठंड के दिन में लू चलना चाहिए, तो गर्मी के दिनों में क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, भूमि का मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो तापमान होगा, भूपर्पटी का जो तापमान होता है वो ज्यादा हो जाता है, स्थल का तापमान ज्यादा हो जाता है, और जो सागर की बात करें तो उधर का तापमान कम होता है, तो इस वजह से हवाएं बहना शुरू हो जाती। खैर, तो भाई जो पवन का वेग है वो ये डिसाइड कर रहा है, कौन? खुद से वायुमंडल, हम नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या सीमा होगी? तो एक तो ये सीमा हो गई, दूसरा उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तीसरा उसका क्या हो जाएगा, इसका मेंटेनेंस, जो उसके ब्लेड्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि देखिए उसमें धूल वूल ये सब भी जमेंगे। फिर अपने जैसे देखा ना पंखे में धूल जम जाती है, वो मोटा सा लेयर पूरा, वो क्या करता है भाई? दिक्कत करता है ना, वो स्मूथ फ्लो नहीं होने देता। तो भाई पवन तेज बहे, इसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो जाती है, इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा है, और क्या भाई बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर करता है ना, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, एरिया जो है, जो क्षेत्रफल लगेगा इसमें, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा। भाई इसमें से जो एक होता है, एक पवन चक्की, वो बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करता है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा एक नहीं उत्पादन करता कि एक लगा दिया उससे सब काम होने लगे ना, वो बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करता है। तो कम ऊर्जा उत्पादन करेगा तो क्या करेगा? अधिक संख्या में लगाना पड़ेगा। अब उनको संख्या अधिक लगाओगे तो क्या होगा भाई? उस पर क्षेत्रफल ज्यादा लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा लगेगा मतलब इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये है इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय मतलब क्या? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आजकल नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा काम में लाया जाता है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहां से दीर्घोत्तरीय टाइप आ गया, लॉन्ग टाइप आ गया, तो मतलब इसमें क्या होगा कि मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करूंगा इनके कीवर्ड्स, मतलब क्या कि इसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी रहेगी, और इसको मैं वर्बली तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन रिटन फॉर्मेट में यहां पर कुछ लिमिटेशंस है, हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं वर्बली आपको पूरा बताऊंगा और उसके की पॉइंट्स लिखूंगा। और सेम थिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो वीडियो में जाकर के इसके जो कंसेप्ट वीडियोज हैं, इसके जो वन शॉट वीडियोज हैं, उसमें जाकर के एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं आपको बोलूंगा पूरा, लेकिन लिखने का कंटेंट आपको क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना होगा, बहुत ज्यादा इन द सेंस ऐसा मैंने खूब सारा बिना मतलब के बत्ती दे रहा है उसमें, हाँ थोड़ा कंपैरेटिवली देखिए ना, इसको खुद से कह दिया ना कि नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा काम में लाया जाता है, मतलब जो उसका वर्किंग फंक्शन है वो पूरा आपको समझाना है ना, मतलब कहां से वो किस सिद्धांत पर आधारित है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इनपुट्स मतलब क्या क्या ईंधन के रूप में दिया जाता है, उससे आउटपुट क्या मिलता है, और इसकी लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, इसका निपटारा कैसे करते हैं, ये सब कुछ। तो चलिए हम जरा शुरू करते हैं, क्या हेडिंग्स इसमें होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले नाभिकीय, आजकल नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा काम में लाया जाता है। तो सबसे पहले जो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे नाभिकीय ऊर्जा को। किसको एक्सप्लेन करेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है भाई? तो जो नाभिक को विखंडित करके, है ना, कौन सा, इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई कि नाभिकीय विखंडन से, किससे? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जो होगी, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जो होगी उसको हम कहेंगे क्या? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अच्छा भाई, तो ये इसमें प्रोसेस भी लिखना है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में एक लाइन में पूरा आंसर लिख दिया, इसको आप और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे होता है नाभिकीय विखंडन, इसमें समझाना पड़ेगा आपको कि भाई हमने एक यूरेनियम लिया, एक यूरेनियम जब ब्रेक हुआ तो ये 3 पोर्शंस में ब्रेक हो गए, फिर ये 3 क्या होंगे, फिर से ये 3 में ब्रेक हो जाएंगे। ऐसी ये पूरी एक श्रृंखला, ये एक पूरी चेन टाइप से ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। ये हो गया नाभिकीय विखंडन। अच्छा, जब भी विखंडन होगा
तब तब इसमें से क्या निकलेगी, इसमें से ऊर्जा निकलेगी। और ये ऊर्जा क्या होती है, ये बहुत सारी हीट एनर्जी लेती है, बहुत सारी ताप ऊर्जा यहां से निकलती है। और उस ताप ऊर्जा को हम किस में लगाते हैं, तो यहां पे अब डिस्कशन करेंगे हम नाभिकीय संयंत्र के बारे में। किसके बारे में, नाभिकीय संयंत्र के बारे में। तो नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है, तो हम कहते हैं कि भाई यूरेनियम की छड़ होती है, यूरेनियम की छड़ों के साथ में क्या करते हैं, हल्के नाभिक की इस पे बम्बार्टमेंट कराते हैं, और वो हल्के नाभिक इन छड़ों के कारण क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और जब टूटते हैं तो बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, और वो ऊर्जा ताप ऊर्जा होती है। तो ताप ऊर्जा क्या करेगी भाई, तो ताप ऊर्जा जो इससे निकलेगी, जो ये ताप ऊर्जा यहां से निकल रही है, इसको हम दे देंगे किसको, बॉयलर को। किसको, बॉयलर। बॉयलर क्या होता है भाई, जहां पे पानी रखा है, स्टीम बनाएंगे, बॉईल करके पानी को क्या करेंगे, स्टीम बना देंगे। इसको बना देंगे हम भाप, और इस भाप से हम क्या घुमाएंगे, तो इससे हम घुमाएंगे टरबाइन। इससे क्या घूमेगा, टरबाइन। और टरबाइन क्या घुमाती है भाई, टरबाइन घुमा तो इससे जोड़ देंगे हम जनित्र, जनरेटर। और जनरेटर घूमेगा तो इससे हमको मिल जाएगी विद्युत ऊर्जा। इससे क्या मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा। तो ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब इस पर प्रक्रिया की जो बात करा, तो भाई मतलब उसको इस संयंत्र में ले आना, उस पर बम्बार्टमेंट कराना, फिर इसके बाद जो बच गया, ये सब हो गई ना, पूरी विद्युत मिल गई। लेकिन ये यहां से जो हीट देने के बाद में ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐश बच जाएगा, जो नाभिकीय कचरा राख लास्ट में जो बच गया, उसका क्या करें, तो उन कचरों का निपटारा, है ना, उन कचरों का निपटारा भी इसी प्रक्रिया में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी तरीके से नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया में यूज करें और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, मतलब यहां से नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है, संयंत्र के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम लिखेंगे सबसे आखिरी में कि जो भी कचरा बचा, जो भी उससे बची हुई अपशिष्ट हुए, नाभिकीय अपशिष्ट को उसका निपटारा तक, है ना। चलिए अब बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा को कैसे काम में लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग की कोई दो सीमाएं लिखिए, इन सीमाओं पर कैसे पार पाया जा सकता है। तो भाई देखिए, सौर ऊर्जा के बारे में आपको पूरा डिस्कशन किया जा चुका है, और मैं फिर से लिख देता हूं। सौर ऊर्जा में क्या है भाई, इसके पास एक तो हीट है, तापमान। तो सौर ऊर्जा का एक तो तापमान इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सौर तापीय ऊर्जा, क्या कह सकते हैं इसको, सौर तापीय ऊर्जा। सौर तापीय ऊर्जा मतलब सौर का जो टेम्परेचर है, सूरज का जो टेम्परेचर, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, तो इसको सोलर पैनल के रूप में, कैसे, इसको हम चाहें तो सोलर पैनल के रूप में, है ना, सोलर पैनल के रूप में। सोलर पैनल क्या काम करता है भाई, तो सोलर पैनल जो है इसका काम है प्रकाश ऊर्जा को, किसको, प्रकाश ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर देता है हमारे विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया तो भाई हमारे घर में, मैं बोल ही रहा हूं, जितने अप्लायंसेस लगे हैं उनमें से मैक्सिमम जो चलते हैं वो किस पे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा पे। तो विद्युत में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम अन्य फॉर्मेटों में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके उपयोग की सीमाएं, तो सीमा देखिए भाई, इसकी लिमिटेशंस, सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं सबसे पहला तो ये हो गया इसके अंदर कि भाई ये जो है रात में प्रयोग नहीं कर सकते, रात में प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, कर सकते, रात में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई ये जो इसके लिए जो कह सकते हैं जो एरिया रिक्वायर्ड होती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा आपको अगर ऊर्जा लेनी हो तो बहुत ज्यादा बड़ी आपको एरिया रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एक सोलर सेल मुश्किल से 1.5 वोल्ट के आसपास ही दे पाता है हमको क्या, विभवांतर। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि बहुत ज्यादा सोलर सेल का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा सोलर सेल का प्रयोग, मतलब एक सेल से प्राप्त धारा कम होती है ना। तो कई सारे इस्तेमाल करते हैं और कई सारे सेल मिला लेते हैं, तो उसी को सोलर पैनल कहते हैं। जो पैनल पे बने होते हैं ना, वो काले काले कलर के चपटे चपटे से प्लेट्स, तो एक एक कहलाती है सोलर सेल। अच्छा,
अब क्या भाई इन सीमाओं पे कैसे पार पाया जा सकता है? तो एक तो देखिए इसी सीमा पे पार पाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो पार पाने के लिए तो भाई देखिए सबसे सिंपल सी बात, इस यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये कैसे पार पाया जा सकते हैं। अगर आपको इससे पार पाना है, कैसा रात में प्रयोग नहीं कर सकते, इससे पार पाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको कोई स्टोरेज एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे कि बैटरी। हमने क्या इस्तेमाल कर ली? बैटरी। बैटरी ने क्या किया कि जो भी सोलर सेल ने जो भी इसने विद्युत कन्वर्ट किया, वो कन्वर्टेड विद्युत को किसमें स्टोर कर लूं मैं? बैटरी में। मतलब स्टोरेज बढ़ा करके इसको रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक सेल से प्राप्त धारा कम होती है अगर, तो इसको क्या करें भाई? तो इसको सोलर पैनल बना लें। क्या कर लें? सोलर पैनल बना लें। पैनल का मतलब क्या? बहुत सारे सोलर सेल को एक साथ एकत्रित कर दे। अभी के समय पे जैसे सोलर पैनल्स की बात करते हैं, तो एक एक पैनल्स इस तरीके से जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन के जो देखा होगा आपने शेड्स होती हैं उस पे, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह जो बंजर भूमि पड़ी है जहां पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, उन जगहों पे हम इसको क्या करते हैं? इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई कि इसकी सीमा ये थी और इस पे पार इस तरीके से पाया जा सकता है। तो इनको, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं बार बार रिपीट करूं कि आपको पूरा पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों की सूची बनाइए। ठीक है, तो सूची बनाते हैं। फिर क्या है? किसी एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को काम में लाने का संक्षिप्त विवरण लिखिए। चलिए, तो पहले तो इनकी सूची बना लेते हैं। किसके भाई? परंपरागत और गैर परंपरागत। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं परंपरागत। परंपरागत मतलब कन्वेंशनल, जो चले आ रही है। और दूसरा क्या भाई? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। अच्छा, गैर परंपरागत का ही मतलब क्या होता है? तो इसी का मतलब है हमारा क्या? वैकल्पिक। इसका क्या मतलब है? वैकल्पिक। ठीक है, जरा बात कर लेते हैं। तो हमें तो पता है वैसे, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। क्या भाई? परंपरागत मतलब कौन से? तो भाई परंपरागत का मतलब जैसे हो गया हमारा जीवाश्म ईंधन। कौन सा? जीवाश्म ईंधन जो है ये परंपरागत आ गया। ठीक है, इसके अलावा और परंपरागत क्या है भाई? तो जो सौर ऊर्जा है या जो पवन ऊर्जा है, ये कैसी है भाई? परंपरागत है, कन्वेंशनल स्रोत से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं गैर परंपरागत की। गैर परंपरागत मतलब, गैर परंपरागत का मतलब हो गया जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई। वैकल्पिक व्यवस्थाएं में क्या हो गया भाई? तो वैकल्पिक व्यवस्था में जैसे हो गया नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद क्या हो गया भाई? महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, ये दो ऊर्जा हुए। इसके अलावे और क्या हो जाएगा? तो जो सोलर सेल बनाई थी, सोलर पैनल बनाई थी, ये भी किसके अंदर आ जाएगी? गैर परंपरागत। ठीक है, चलिए। अच्छा, जीवाश्म ईंधन को भी और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहे तो उसमें क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं आप जैसे कोयला, है ना, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई भाई हमारी लिस्ट। अच्छा, अब क्या करना है? किसी गैर परंपरा, कोई सा भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में बना दीजिए। आप चाहें जैसे महासागरीय के बारे में बना दीजिए। ठीक है, हम किसको डिस्कस कर लेते हैं? महासागरीय को। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले नाभिकीय किया था, तो मैं महासागरीय कर ले रहा हूं। आपको जो मर्जी पड़े वो कर सकते हैं। तो महासागरीय में क्या क्या भाई? तो एक तो था ज्वारीय ऊर्जा। एक क्या थी? ज्वारीय ऊर्जा। दूसरी इसकी क्या थी भाई? दूसरी इसकी थी तापीय ऊर्जा, है ना, महासागरीय तापीय ऊर्जा। और तीसरी इसकी जो ऊर्जा थी वो थी तरंगीय ऊर्जा। कौन सी? तरंगीय ऊर्जा। अच्छा, इन तीनों ऊर्जाओं की बात कर लेते हैं अलग अलग से। ज्वार का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा, है ना। ज्वार भाटा क्या होता है? तो ज्वार भाटा जो है, जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा जिस दिन होता है, उस दिन पृथ्वी और चांद, है ना, पृथ्वी और चांद एक दूसरे के बेहद करीब होते, मतलब आमने सामने होते, बेहद करीब होते। जब करीब होंगे तो क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जल है उसके ऊपर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है उस दिन। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो क्या होगा? जो पानी है वो ऊपर उठाएगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि पानी को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकाल के अपने चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लेके चले जाए। समझे क्या? मतलब पानी को उठा तो लेगा लेकिन बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो क्या होगा? बहुत ऊपर तक ऐसा पानी उठेगा। अब पानी की जैसे जैसे ऊपर उठेगा इसकी स्थिति जरूरता बढ़ती जाएगी। तो क्या करेगा भाई? पृथ्वी अब वापस से इसको
खींच लिया तो वापस नीचे आ गए, तो मतलब ये उठे नीचे आ गए। क्या हुआ, बहुत ऊंची लहरें उठी और नीचे आ गई। अब भाई बहुत ऊंची लहरें उठी और वो नीचे आ गई, तो फिर इससे ज्वारीय ऊर्जा का क्या, तो भाई इसी को कहते हैं हम ज्वार भाटा। क्या कहते हैं इसको, ज्वार भाटा। अब आप मान लीजिए ऐसी लहर उठी है, उसको एक संकीर्ण जगह से, ऐसी उठी हुई लहर ऐसी आ रही है, ये उठी लहर, ये कहीं संकीर्ण जगह से इसको पास करा दे। संकीर्ण मतलब क्या, पतली जगह हो, ये नेचुरली होती है, हम बना नहीं सकते है ना, प्रकृति में ऐसी होगी तो ही होगा। लिमिटेशन इसकी यही है कि ये हम नहीं फॉर्म कर सकते, ये प्रकृति में अगर होगी ऐसी संकीर्ण जगह तो ही ये चीज हो पाएगी, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो क्या होगा भाई, ये पानी इधर भर गया, अब भर गया तो भाई क्या करेंगे, यहां पे जब पानी इधर जाएगा तो यहां पे बना देंगे हम क्या, टरबाइंस। और टरबाइन बनाते ही क्यों है, टरबाइन तो बिल्कुल फिक्स रट जाते हैं हम, क्या भाई घुमाना है हमको, कैसे भी करके विद्युत चाहिए ना, तो हमको घुमाना है किसको, टरबाइन को। वो चाहे भाप से घूमे, वो पानी के बहाव से घूमे, या फिर वो हवा बहने से घूमे। हवा बहेगी तो वो पवन चक्की में, भाप से घुमाएंगे वो स्टीम, जितनी भी हमने स्टीम प्रोड्यूस करी थी, जैसे क्या कहते हैं तापीय जल संयंत्र जो था हमारा, तापीय संयंत्र जितने भी थे वो सब स्टीम प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है भाई, तो यहां पे लहर जो है, ये जो ज्वार भाटा है, ये भाई पानी जो बह रहा है, ये क्या करेगा, ये टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा, उससे जनरेटर जोड़ेंगे, जनरेटर मुझे विद्युत धारा देगा। तो भाई यहां पे जो ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो जो ज्वार भाटा है उसकी जो ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत में, इसलिए कहते हैं इसको ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा आता है तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा में क्या करे भाई, तो ये रहा समुद्र, ये सब महासागर में ही होगा भाई, तो समुद्र, ये ऊपर का जो टेम्परेचर है ये कैसा रहेगा, ये ज्यादा, क्योंकि मान लीजिए सनलाइट है, सूर्य की रोशनी आएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जो इसके नीचे जाएंगे तो यहां पे जो होती है, यहां पे तापमान क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। तो इसका जो तापमान है ना, इसको प्रयोग में लाते हैं हम, काहे के लिए, अमोनिया जैसी जो गैस, अमोनिया जैसे द्रव जो है, अमोनिया जो द्रव है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, भाप बनाना है भाई फिर से, तो किसको बनाए, पानी को तो ये बनाएगा नहीं, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। तो अमोनिया जैसे जो द्रव होता है उसको ये टेम्परेचर क्या कर देते हैं भाई, अमोनिया को, ये टेम्परेचर अमोनिया को बना देगा क्या, गैस, अमोनिया को बना देगा क्या, गैस। अब ये गैस बन गया मतलब क्या, वाष्प बन गई, ऐसा ही समझ सकते हैं। वो क्या होगा, वो जाएगा और टरबाइन को घुमा देगा। अब टरबाइन घूम गई, अब वापस इस अमोनिया को ले आएंगे और ये ठंडे जल के साथ में मिक्स करा देंगे, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, द्रव अमोनिया। क्या बन जाएगा, ये द्रव अमोनिया। मतलब ऐसा समझिए, ऊपर के तापमान को लिया, अमोनिया जो द्रव में था उसको गैस बना दिया, गैस बनाया तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगी, और टरबाइन को घुमा दिया। अब उसी को ले आएंगे और जो महासागर के नीचे का तापमान होगा वो कम होगा, उससे फिर से मिक्स कर देंगे उस अमोनिया के साथ में, तो क्या होने लगेगा भाई, तो अमोनिया ठंडा होगा, ठंडा होगा तो फिर से जल में बदल जाएगा अमोनिया, मतलब लिक्विड में बदल जाएगा अमोनिया, फिर से वो लिक्विड अमोनिया को फिर ऊपर के टेम्परेचर से गर्म करके ले आएंगे। तो ऐसा ये चलता रहेगा, इसको कहते हैं हम क्या, तापीय ऊर्जा, किसे, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अच्छा तीसरा बचता हमारा तरंगीय ऊर्जा। तरंगीय ऊर्जा मतलब क्या भाई, जब लहरें चलती है समुद्र में, आपने देखा होगा लहरें चलती हैं ऐसी, तो इन लहरों के ऊपर अगर हम फ्लोटिंग टरबाइंस, मतलब ऐसे टरबाइंस बनाए जो कि इन लहरों के बहाव के कारण, ये लहरें जब आगे की तरफ चल रही हैं, मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग्स यहां पर भी ये सब बना दी कई जगह पे, तो ये क्या होगा भाई, जब लहरें चलेंगी है ना, तो इसको क्या करेगी, इसको घुमाती हुई आगे बढ़ जाएंगी, ये घूमेगा, इसमें फिर से भाई जनरेटर पीछे लगा हुआ है, वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर देगा। लेकिन इसके लिए भी लिमिटेशन है, क्या, एक तो बहुत कॉस्टली है इसको इंप्लीमेंट करना, है ना, वो धारा पे कैसे लगाएं, इंप्लीमेंटेशन एक टफ काम है। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा काम ये है कि ये जो धारा जो बह रही है, जो तरंग है ना, ये जो तरंग है, ये तरंग होनी चाहिए प्रबल। प्रबल का मतलब क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग तरंग होगी तभी जाकर के ये बहा पाएगा, मतलब घुमा पाएगा, छोटी मोटी तरंगे नहीं घुमा पाएंगी। ठीक है, तो ये भाई हो गया हमारा, पहले तो इनको क्या करेंगे, कैटेगराइज, कैटेगराइज करने के बाद हमने एक को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपको जो आसान लगता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैंने जानबूझ के आपको ये वाला एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि नाभिकीय इसके पहले कर चुका हूं, तो मैंने इसलिए इसी को एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की ऊर्जा को काम में लाने की आवश्यकता क्यों है, महासागरों से विभिन्न उपायों द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो भाई महासागरों से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पहले इसी की बात करता हूं। अभी जस्ट जो डिस्कस करके लेके आया हूं मैं आपके साथ में, वो क्या है भाई, जस्ट पीछे थोड़ा सा वीडियो को करके दोबारा चाहे तो देख लीजिए। इसका आंसर क्या क्या था भाई, एक तो ज्वारीय, एक था ज्वारीय, एक था क्या भाई तापीय,
ठीक है, तापीय। और तीसरा क्या था भाई, तीसरा था इसका तरंगीय। इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और इन तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को काम में लाने की क्यों आवश्यकता है। तो भाई क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे पास में परंपरागत हैं, देखिए जो परंपरागत हैं, परंपरागत जो हैं ये जो थे ये खत्म हो रहे हैं। परंपरागत में एक तो देखिए इसमें क्या है भाई, प्रदूषण ज्यादा है, प्रदूषण क्या है भाई परंपरागत में ज्यादा हो रहा है। दूसरा क्या है, ये खत्म हो रहे हैं, मतलब क्या है भाई, ये इनकी लिमिटेशन है, ये समाप्त हो रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं, ये सीमित हैं, मतलब लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी दक्षता भी कंपैरेटिवली कम है। अब जब गैर परंपरागत की बात करें, गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है भाई, गैर परंपरागत को ही हम कहते हैं वैकल्पिक, है ना, नॉन कन्वेंशनल। तो इनकी बात करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, तो पहली बात तो ये कि प्रदूषण कम कर रहे हैं, कैसा, प्रदूषण कम कर रहे हैं। दूसरा कैसे भाई, ये नवीकरणीय है, ये कैसे हैं, नवीकरणीय। अगर मैं इनमें बात करूं तो ये अनवीकरणीय था, है ना, मैक्सिममली, पूरे नहीं, अनवीकरणीय था, ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जिनको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो दक्षता है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रहे भाई, मैक्सिमम रहे, हायर रहे, ठीक है, और ये लंबे समय तक चले, लो मेंटेनेंस वाले हों। तो इन सभी कारणों से इनको आवश्यकता है कि इनको हम प्रयोग में लाएं। जैसा आप सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके लिए ले लूं, तो जैसे अभी के टाइम पे अगर हम डिस्कस करते हैं कि जैसे जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनको हम कम करके धीरे धीरे हम सीएनजी की तरफ, और सीएनजी भी नहीं, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो परंपरागत है, वो एक तो धुआं भी ज्यादा देता है, मेंटेनेंस भी हाई है। दूसरा क्या, उसमें दिक्कत ये है कि भाई ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्ति की ओर है, और जल्दी बनता नहीं है ना, हम नहीं बना सकते इसको। जबकि हम विद्युत से चलने वाले की बात करें तो विद्युत को हम आसानी से बना पा रहे हैं, बहुत सारे तरीके, सोलर एनर्जी से हम उसको बना पा रहे हैं, नाभिकीय विखंडन से हम उसको बना पा रहे हैं। तो ये सभी तरीके हो जाते हैं गैर परंपरागत में, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 खत्म। अब 27 की बात करते हैं। जीवाश्मी ईंधन को उपयोग करने के पर्यावरणीय प्रभाव लिखिए, है ना, जीवाश्मी ईंधन को उपयोग करने के पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब जीवाश्मी ईंधन यूज करें तो क्या दिक्कत हो रहा है। दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करने के उपाय सुझाइए। देखिए ये इसमें बहुत सारे सवाल पूछने, मैंने शुरू से ही तो बोला दीर्घोत्तरीय का मतलब क्या, तो दीर्घोत्तरीय का मतलब कई सारे छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। मतलब दीर्घोत्तरीय का मतलब ऐसा मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी लिख देंगे भाई, नहीं, खुद उसी में खींचतान के लिख देंगे, ऐसा भी नहीं भाई, एक ही टॉपिक देगा बोले इस पे निबंध जैसा लिख दो, ऐसा भी नहीं। क्या है, तो हमारे पास दीर्घोत्तरीय का मतलब है कि भाई ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें 2-3 प्रश्न होंगे छोटे छोटे से, या फिर वो 2-3-4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो क्या है ये, देखिए जीवाश्म ईंधन को उपयोग करने के पर्यावरणीय प्रभाव लिखिए। तो सिंपल ना, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल करें। तो जो जीवाश्म ईंधन है या जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं, तो ये इसमें दिक्कत एक तो है कि ये प्रदूषण ज्यादा करता है। ये क्या करता है भाई, प्रदूषण इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे कुछ में, सभी में नहीं, जैसे पेट्रोलियम में ऐश नहीं बचता, राख नहीं बचता, लेकिन हम कोयले की बात करते हैं तो उसमें राख बचता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं भाई कि राख बच जाता है, राख या यूं कह लूं अपशिष्ट, जो अपशिष्ट होते हैं, जो अपशिष्ट होगा वो आखिरी में बच जाएगा इसमें, ठीक है ना, राख भी लिख लो, ठीक है, राख अपशिष्ट इसमें बच जाएगा। दूसरा, तीसरा क्या भाई, ये प्रदूषण वाला जो पोर्शन है इसी में और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई जलने के बाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है भाई, एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भाई बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में किसका कॉज हो जाता है भाई, तो ये हो जाती है मेरे एसिड रेन के लिए भी ये जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, है ना। एसिड रेन जो होता है ना, जो इन गैसेस को पानी के साथ मिलने के कारण होता है, उसके लिए भी जिम्मेदार है। तो मतलब बहुत सारे इसके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं हमारे पर्यावरण के ऊपर। दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की निम्नतम करने के उपाय सुझाइए। तो देखिए निम्नतम करने के उपाय जो हैं, वो चाहे निम्नतम करने के जो उपाय हैं उनके लिए सबसे
तरीके की चीज ये है, जैसे मान लीजिए गैर परंपरागत में जैसे नाभिकीय विखंडन की बात करी थी, तो वो जो न्यूक्लियर से बचा हुआ जो आखिरी का स्टेज होता है, मतलब आपने यूरेनियम को इस्तेमाल कर लिया, यूरेनियम के बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसका निपटारा बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको कहां निपटारा करें, किस जगह पे उसको खत्म करें, क्योंकि उससे तो विकिरण निकल रही है। तो मतलब भाई उसको कम करने का उपाय सिंपली बस इतना सा है कि उसका जो निपटारा करना है उसको खुले में हम ना छोड़ें, है ना, उसको खुले में ना छोड़ें, ऐसे ना छोड़ दें कि भैया वो हमारे वातावरण में मिक्स होता रहे। ठीक है, दूसरा क्या भाई, अब जैसे जीवाश्मी ईंधन की बात कर लें तो जीवाश्मी ईंधन में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी के इंजन का इस्तेमाल करें। जैसे मान लो पेट्रोलियम पदार्थ को जलाना है तो ऐसा इंजन स्टार्ट लें जिसमें कि धुआं कम निकले, राख नहीं बचाए, पूरी तरीके से उसको जला दे। मतलब क्या, उच्च दक्षता वाले जो इंजन होंगे उनका प्रयोग करें। कोयले को जलाना है तो कोयले का ऐसा चयन करें कि वो प्रॉपर बहुत अधिक मात्रा में जहां ऑक्सीजन उपलब्ध हो वहां जलाएं। उससे क्या होगा भाई, तो धुआं कम प्रोड्यूस होगा और ऊष्मा भी ज्यादा निकलेगी। और क्या हो सकता है, तो जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वायु प्रदूषण जब फैल रहा है तो जो धुआं निकल रही है उसको सीधे वातावरण में ना मिलाएं। क्या करें भाई उसको, तो पहले उसको फिल्टर कर दें, उससे जो हानिकारक तत्व हैं उनको हम पहले ही पर्यावरण में मिलने से पहले ही रोक लें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जो व्हीकल्स होती हैं उसमें एक कार्बन फिल्टर लगता है, एक फोम लगती है, ऐसा समझिए। ये जो धुआं निकलता है इंजन से, ये इंजन हो गया ऐसे बर्न आउट होकर के जो धुआं निकलता है, इस धुएं को एक ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स से पास करते हैं और फिर इधर से निकल के जाता है धुआं। ये प्लास्टिक के बॉक्स में क्या भरा होता है, एक फोम भरा होता है। ये फोम का मेन काम क्या होता है कि भाई जो भी धुएं के साथ में जो सॉलिड पार्टिकल आ गए थे, जो ठोस कण आ गए थे, जो कि वातावरण में मिलेंगे तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। कार्बन के बहुत ही छोटे छोटे से कण उसमें आ जाते हैं, तो वो कणों को क्या करेगा, ये फोम रोक लेगा। अब जो वायु इसमें से निकलेगी वो कैसी निकलेगी, फिल्टर्ड निकलेगी। इसलिए हम जितनी बार व्हीकल्स को लेकर के जाते हैं, जैसे सर्विसिंग पर लेकर के जाते हैं अपन, या हम चाहते हैं कि भाई उसमें से अब काला धुआं आने लगा, तो सबसे पहला काम वो क्या चेक करते हैं भाई, फिल्टर, और इसको चेंज कर देते। क्यों, क्योंकि ये अवशोषित करता है कणों को, जो कि पर्यावरण में जाने से रोके, जिससे कि प्रदूषण कम फैले। अच्छा, इसके बाद भाई क्या होगा, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा माना जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो भाई सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा का क्या मतलब है, तो एक सिंपल सी बात समझिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, मतलब हम बात कर लेते हैं जैव मास की ही, हम सिर्फ और सिर्फ अगर बात कर ले तो जितनी भी जैव मास है वो सभी जैव मास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ी हुई है ना, मतलब सूर्य का इंपैक्ट हम पे है। ठीक है, तो जैव मास की बात कर लें, अगर जैव मास की बात नहीं कर रहे, आप कहते नहीं जीवाश्मी ईंधनों की बात करता हूं मैं, तो वो जीवाश्मी ईंधन भी तो जैव से ही बना था ना, उस पर भी सूर्य का कहीं ना कहीं इंपैक्ट था। अच्छा, अब बात करते हैं नहीं भाई मैं तो बात करूंगा पवन की, हवा चलने की, पवन ऊर्जा की, तो भाई हवा का चलना भी किसके कारण होता है, अभी तो समझाया कि सूरज की रोशनी के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है उसके कारण हवाएं प्रवाहित होती हैं गर्म से ठंडे की तरफ, तो यहां भी सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट हो गया। और भाई क्या होता है, तो और है हमारे पास में, जैसे महासागरीय ऊर्जा की बात करी थी, महासागरीय ऊर्जा में भी तापमान के वेरिएशन के कारण हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के मैं कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा माना जाता है। बिल्कुल हां, मैं सहमत हूं इस बात से कि इसी से व्युत्पन्न ऊर्जा मानी जाती है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रभाव है। ठीक है, और एक बात बताता हूं, जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे इसी में, तो सबसे शुरुआती में ही एक प्रश्न आया था जहां पे कहा गया था कि सूर्य जो है ये अंतिम ऊर्जा स्रोत है, अंतिम या फिर यूं कहें अक्षय ऊर्जा स्रोत है, अनंत काल तक चलने वाला है, सबसे लास्ट का है, मतलब सब चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही इसके कारण है। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा है भाई, बिल्कुल हम सहमत हैं। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि करने में मतलब जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया अभी कि जैसे आप जैव मास की बात कर सकते हैं, जैव मास जो है बिना सूर्य के नहीं चल सकता। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा पेड़ है, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, है ना, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फिर वो अपना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस
का काम करता है, जिसकी वजह से वो फूडिंग का काम करता है, अपने लिए खाना बनाता है, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो सूर्य चाहिए। हम खुद हैं, हमारे लिए भी सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना, हम सभी के लिए। तो इस प्रकार से सभी को अलग अलग करके यहां पे कैटेगरी वाइज भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ टाइप है। ठीक, चलिए बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैव मात्रा क्या है? नामांकित व्यवस्था आरेख की सहायता से किसी बायोगैस या जैव गैस संयंत्र की सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो भाई एक सिंपल सी बात, इसमें सिद्धांत और कार्यविधि की बात कर रहा है, तो मैं ये सब कुछ आपको इस डायग्राम के अंदर में एक्सप्लेन कर देता हूं और आप सेग्रीगेट करके बाकायदा लिखेंगे। और इसमें बिल्कुल भी भाई मक्कारी नहीं मारेंगे, लिखेंगे, है ना, लिख करके देखेंगे जरूर। नहीं तो होता ही है, हम सोच लेते हैं हाँ ठीक है सर ने बता दिया और हमने मान लिया। तो भाई हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम कब से मानने लगे? हम तो खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद लिखेंगे, खुद समझेंगे और पूरी तरीके से याद होगा, उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो हम ऐसे नहीं मानते और ना ही हम ऐसे छोड़ देंगे कि सर ने कह दिया, बता दिया, आ तो गया, चलो छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है भाई, फिर पेपर वाले दिन याद आता है कि अरे ये वाली लाइन तो ठीक है, इसकी अगली लाइन क्या है? तो भाई ये दिक्कत की बात है ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई कि आपको ये याद रखना है लंबे समय तक, तो लिख के प्रैक्टिस कीजिए ना। आइए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारा पूरा अरेंजमेंट है। यहां पे एक ये बॉक्स है, ऐसा कह सकते हैं, एक हॉज, एक टब टाइप का। इसको पहले एक तो ऐसा समझ लीजिए, ये सतह ये है, मिट्टी की जो सतह है ये है ना। इसमें गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके क्या बना है, तो एक ऐसा टैंक बना है, ये एक टैंक बना है, ये गड्ढा खोद करके ये एक बना हुआ टैंक है। अब इसमें क्या करना है भाई, अब इसमें यह करना है कि यहां पे एक बॉक्स बना दिया, ये ऐसा, और एक ऐसा ये लगा दिया गुंबद, ये एक लग गया गुंबद और ये बॉक्स बन गया, ये पूरा पैक हो गया। तो मतलब एक बॉक्स यहां पे, एक बॉक्स उधर में है और ये एक गुंबद बन गया। अब क्या काम है इन सभी का, तो देखिए यहां पे इस बॉक्स में क्या करते हैं, हम स्लरी डालते हैं, किसका, गोबर और पानी का। इसमें क्या मिक्स करेंगे भाई, गोबर मिक्स कर देंगे और पानी मिक्स कर देंगे, दोनों का स्लरी बना देंगे। स्लरी समझते हैं, मतलब वो लिक्विड हो जाए पूरा, ताकि वो अपघटित हो सके, है ना, टूट सके, उसमें से गैसेस इवॉल्व हो सके। मुझे गैस से ही मतलब है। ये यहां से चलता हुआ आ जाएगा इस डाइजेस्टर में, यहां ये भर गया गोबर पानी। अब क्या होगा, सड़ने दो। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि हमने मशीन चालू करी होने शुरू हो गया, नहीं, इसको सड़ने दिया जाएगा, कई हफ्तों तक ये सड़ता है। चूंकि ये जब लगातार चलता रहेगा ना, तो लगातार में ऐसी दिक्कत नहीं होती कि हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भी तो उसमें मटेरियल होगा। तो इसमें से जो मटेरियल आया वो सड़ना शुरू हुआ, तो क्या होगा भाई, तो इसमें से बबल्स आएंगे, गैसेस के बुलबुले बनेंगे और ये गैसेस ऊपर एकत्रित होने लगेगा, इसीलिए इसको गैस टंकी कहते हैं। और डोम जैसा, गुंबद जैसा इसीलिए बनाया था क्योंकि पूरा एकत्रित हो जाए उस पर। अच्छा, अब एकत्रित हो गया तो क्या करें, एक पाइप लगाया और यहां से गैस को बाहर कर दिया, यहां से गैस बाहर निकल गया, मतलब अब उसको हम जैसे चाहें, हम उससे चाहें तो उसमें एक फिलामेंट वो बनाए, है ना, पेट्रोमैक्स में जो लाइट जलाने के लिए यूज होता है उसको, उससे लाइट ले सकते हैं, या गैस चूल्हे को दे दें, गैस चूल्हा मतलब जो घरों में गैस बर्नर एलपीजी के लिए यूज करते हैं उसको दे दें, उसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, फूडिंग, कुकिंग, आपको जो करना है वो वहां से कर सकते हैं। अब इसका क्या होगा भाई, ये जो बचा हुआ मलबा है इसमें, तो इसको उठा करके ये यहां से आएगा और इसको निकाल लेते हैं यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर हो जाएगा तो एज अ उर्वरक यूज कर सकते हो, खेतों में डालने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है भाई, ये यहां से गैस निकल गई और ये चला गया खेतों में, ये खेतों में चला गया और निर्गम टंकी से हमने उसको बाहर निकाल करके डाल दिया भाई खेत में। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका सिद्धांत और कार्यविधि। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अपना पूरे क्वेश्चंस देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप है, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप है और जो हमारा बहुविकल्पीय था उनको। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और आगे हमें क्या करना है भाई कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी को अगर आपको सिस्टमैटिकली ऑर्डर में स्टडी करनी है तो आपको अपने सर्च बार में डालना है magnetbrains.com, जहां पर आपको ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आपको दिखता है कि अभी कौन सी क्लास लाइव आने वाली है और नए क्या अपलोड्स आ रहे हैं इसके ऊपर। फिर इसमें आप सिलेक्शंस में जाएंगे, जैसे यहां पर सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम, ओलंपियाड्स, अगर आप एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जाएंगे, अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से तो आप उस पर टैप करेंगे। अगर आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से, किसी भी बोर्ड से हो आप, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड,
राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो आप इस सेगमेंट में जाइए। इस सेगमेंट में जाने के बाद में आपको क्लास वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिकली मिल जाएगा। आप टैप कीजिए, लाइक 10th क्लास के लिए तो आपने टैप किया तो 10th क्लास के से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस पे आप जैसे टैप करेंगे वॉच नाउ पे, वॉच नाउ को टैप करने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहां पर आपको यहां चैप्टर के नाम और इस पे जो प्लस डला हुआ है उसके नीचे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस डले हुए हैं। मतलब आपको कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, सभी प्रकार के चैप्टर्स के सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा। उस पे जब आप टैप करेंगे तो आपको वीडियोस प्ले हो जाएंगे। प्ले वीडियो होने के बाद में आपको इसको सिस्टमैटिकली पूरा ऑर्डर में देखना है भाई, शुरू से बिल्कुल लास्ट तक इसको देखना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी स्किप किया तो कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी पॉज करेंगे, नोट्स बनाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी के लिए आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और कर देंगे इसको दोस्तों में शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए फ्री एजुकेशन। मतलब आपको पूरे सब्जेक्ट के कंटेंट्स, पूरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस एक्सपीरियंस टीचर के साथ में और अच्छी क्वालिटी के साथ में अवेलेबल है हमारे साइट पे। आप जाइए और देखते रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।